जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल CS ओवाला पर। माइंड को कर ले रिलैक्स क्योंकि पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। तो दोस्त आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स इनकम, जो हमारी रैपिड रिवीजन की बेहतरीन वाली सीरीज चल रही है, जिनसे हमारे एग्जाम में सेम टू सेम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं या ये एमसीक्यूज हमें पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा सकते हैं। ऐसा दम है इन एमसीक्यूज में। फटाफट मेरे साथ साथ करते जाओ। जो एमसीक्यू कठिन लगे आपको, जो फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा हो आपके माइंड में, उनको बेटा लिख लेना, बहुत काम का है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आपकी अपनी ऐप PW पर। दोस्त, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद बोनस शेयर आए हुए थे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ले ली जाती है, बिकॉज फ्री में मिले हैं आपको शेयर, इसमें कोई पैसा नहीं गया है। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले के शेयर हैं, बोनस शेयर है, तो उनके लिए हम बेटा ले लेंगे उनकी फेयर मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि सर इनसे पहले भी जो शेयर्स मिले हैं, जिनकी वजह से ये बोनस शेयर मिले हैं, हम 1 अप्रैल 2001 की ही वैल्यू लेते हैं, उनकी पुरानी वैल्यूज नहीं लेते हैं। अगर कम होती है तो पुरानी नहीं लेते हैं और ज्यादा होती है तो पुरानी ही लेते थे। चलिए सर, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54G एन assessee हैज टू इन्वेस्ट द रिजल्टेंट कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन आया है विदिन अ स्पेसिफाइड पीरियड इन within a specific which of the following is not eligible for such investment। सबसे पहले 54G को याद करें। अगर हम सेक्शन से तो याद नहीं हो रही सर, बट मेरे को याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में आया हुआ एमसीक्यू है ये। सर 54G का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वो अर्बन से रूरल जो आती है, तो सर वो इन्वेस्टमेंट मुझे बताना कहां पर करना चाहती थी सर, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में। उसका इन्वेस्टमेंट कभी भी फर्नीचर में नहीं होगा दोस्त, उसका इन्वेस्टमेंट कभी भी फर्नीचर में नहीं होगा दोस्त। बाकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब में वो इन्वेस्ट करेगी, बट फर्नीचर में नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन जीरो कूपन बॉन्ड आर चार्जेबल टू टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड अगर 1 साल पुराने हो जाए और रिडीम हो जाए या मैच्योरेट हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करते हैं। इन पर रेगुलर बेसिस पर इनकम नहीं आती है। ये वही होते हैं 70-80 रुपए का आपने खरीदा और 100 रुपए में रिडीम हो गया 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब जब इनकी मैच्योरिटी। अगर 1 साल से भी पुराना हो जाए तो LTCG हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन होता है, तो इसलिए 20% अगर आप आफ्टर इंडेक्सेशन, अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो टैक्स रेट ज्यादा देना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो टैक्स रेट कम देना पड़ेगा। ये दोनों ही कर सकते हैं, बट हम कौन सा चाहेंगे? एज एन एसएससी हम टैक्स कम देना चाहेंगे, तो दोनों में से जो कम होगा, ये ऑप्शन हमारे ऊपर है, ये ऑप्शन हमारे ऊपर है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 50C मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ। तो बेटा सेक्शन 50C जो है वो जमीन जायदाद का सेक्शन है, यानी इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेते हैं, तो ये बेटा लैंड और बिल्डिंग पर लगेगा, ना प्लांट एंड मशीनरी पर लगेगा, ना किसी अदर प्रॉपर्टीज पर लगेगा, ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। 50C याद आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग याद आ गया, 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लिया जाता है। A residential house is sold for 90 lakh and the long term capital gain arise 50 लाख, यानी 90 लाख का घर बेचा है, जिसमें 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है। हमको असेसी को एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर वो एक और घर खरीद ले 50 लाख या उससे ज्यादा का। ऐसे केस में हमें CG को इन्वेस्ट करना होता था, याद होगा आपको। हमारे पास एक ही घर होना चाहिए और पूरी कंडीशन लिखी हुई थी, लॉक इन पीरियड था 3 साल। जी सर, सब याद है हमें, और नहीं भी याद है तो एक बार फास्ट ट्रैक वाली वीडियो यानी 1 शॉट देख लीजिए। असेसी ने 2 घर खरीदे, एक 30 का एक 20 का, बट सिर्फ एग्जेम्पशन कितनी क्लेम कर सकता है? सिर्फ एक घर की, और वो उसकी हायर वाली हो जाएगी, यानी 30 लाख रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है और 20 लाख का टैक्सेबल। तो इस क्वेश्चन में एग्जेम्पशन पूछा है हमने, इसलिए हम लोग सिर्फ बेटा 30 लाख ले रहे हैं। अगर टैक्सेबल अमाउंट पूछा होता तो 20 लाख रुपए। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। अमन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ब्रिज फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग ऑफ 20 लाख इन जून 2022, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 या प्रीवियस ईयर 22-23 में उन्होंने बिल्डिंग बेची है 20 लाख रुपए की। अमन रिसीव्ड रुपीज 2 लाख रुपए। सब्सिक्वेंटली द एग्रीमेंट वाज कैंसिल्ड एंड अमन फॉरफिटेड द एडवांस मनी। 2 लाख रुपए का एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया है, तो ये फॉरफिट का मनी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज 1 अप्रैल 2014 की बात है। इससे पहले होता था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करते। ये सर हमें सब याद है, वो इतना पुराना क्वेश्चन आना ही नहीं है आपके में, नया वाला आएगा जहां टैक्सेबल करते हो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, रमेश रिसीव कर रहा है 7 लाख रुपए इनहेंस्ड कंपनसेशन के इन मार्च 2023। अ फर्दर सम ऑफ 2 लाख डिक्रीड बाय द कोर्ट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च 2023। द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर
2023-24 कितना अमाउंट चार्ज होगा? तो सर 7 लाख रुपीस चार्ज होना चाहिए, बिकॉज इनहेंस्ड कंपनसेशन पूरा चार्ज होता था। इंटरेस्ट जो आता था इनहेंस्ड कंपनसेशन का वो 50% चार्जेबल टू टैक्स होता था। तो सर इनहेंस्ड कंपनसेशन 7 लाख का 7 लाख चार्ज होगा। 2 लाख जो आया है बट मिला नहीं है वो चार्ज नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज 7 लाख रुपीस। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त हम लोग यहां से। मिस समिता इनहेरिटेड अ वैकेंट साइट लैंड consequently टू द डिमाइस ऑफ हर फादर, यानी 10 जून 2013 द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय हर फादर ऑन 10 अप्रैल 1995 फॉर 40,000 रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू जो है जमीन की वो 60,000 रुपए की 1 अप्रैल 2001 में, यानी खरीदी थी अंकल जी ने 40 की, पर उसकी 1 अप्रैल 2001 को वैल्यू हो गई है 60,000 रुपए की। एंड ऑन द डेट ऑफ इनहेरिटेंस 10 जून 2013 वॉज ₹2,000 द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस समिता। तो इस केस में बेटा जब इनहेरिटेंस से मिला होता है, विल से मिला होता है, गिफ्ट से मिला होता है, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन से मिला होता है जहां ट्रांसफर का प्रोविजन नहीं लगता है, जहां पर ट्रांसफर होता तो है पर माना नहीं जाता है, तो हम कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते हैं। सेक्शन 49(1). सर इतना तेज तेज क्यों बढ़ रहे हो आप? 2 या 3x पर स्पीड लग रही है बेटा, ऐसा जरूर, बिकॉज रैपिड रिवीजन का मतलब क्या रहेगा फिर? तो यहां पर दोस्त कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ले लेंगे, यानी कॉस्ट तो 40,000 है बट उनकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी 60,000 रुपीज हम ले सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पर गेन वेन कैलकुलेट करने को नहीं बोला है बट सिंपली बताया गया है कि मिस समिता के खाते में कौन सी वाली वैल्यू जाएगी। तो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस समिता के खाते में जिस दिन मिला है उस दिन नहीं जाएगी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर जाएगी, बिकॉज कॉस्ट अगर ये वाली मिल गई, इंडेक्सेशन यहां से मिल गया तो समिता को फायदा हो जाएगा जबकि गवर्नमेंट को घाटा हो जाएगा। तो सही जो है 40 या 60, क्योंकि 40 कम है और 60 ज्यादा। एक अगर अंकल जी जिंदा होते तो अंकल जी भी 60,000 ही लेते। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001, क्योंकि अंकल जी जिंदा नहीं है, समिता है, स्मिता जो है, स्मिता कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर केस हो जाएगा और वो यहां पर 60,000 में ले लेगी। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फॉर और यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस चार्ज विद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी 111A की बात कर रहा है। तो चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। बच्चा जानता है STCG अंडर सेक्शन 111A। आगे बढ़ते दोस्त। मनोज एक्वायर्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन ए लिस्टेड कंपनी फॉर 35,000 रुपए 1 जुलाई 2013 को। द कंपनी इशूड 1000 राइट शेयर्स इन अप्रैल 15 एट 15 रुपए पर शेयर। बहुत बढ़िया। द कंपनी इशूड 2000 बोनस शेयर इन जून 22। बोनस शेयर अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिलते तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। मार्केट प्राइस जो है 50 रुपए पर शेयर है बिफोर बोनस एंड 25 रुपए आफ्टर सच इशू। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर, इतनी बड़ी बात बोली और आंसर निकाला नहीं। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले शेयर्स थे, इसलिए हमने फेयर मार्केट वैल्यू ली थी 1 अप्रैल 2001 की, बट इस केस में लेंगे हम लोग नील। कोई दिक्कत यहां तक? जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन अक्टूबर 2022 इज 105 लाख। क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन अक्टूबर 2022 इज 105 लाख। द एसएससी इन्वेस्टेड 50 लाख इन REC बॉन्ड्स 54 EC, 55 लाख इन MIAI बॉन्ड्स इन मई 2023। द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन is eligible under section 54 EC is always 50 lakh, only 50 lakh is only 50 lakh, सिर्फ only 50 lakh। चलिए सर आगे बढ़ सकते हैं क्या? जी सर। मिस्टर मदन सोल्ड अ वैकेंट लैंड ऑफ 120 लाख ऑन 10 अक्टूबर 2022। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 18 लाख रुपए। ही डिपॉजिटेड 50 लाख इन REC बॉन्ड इन जनवरी 2023। सर ये देख लीजिए, अक्टूबर में बेची है जमीन तो कोई दिक्कत भी नहीं है और 6 महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट इनको, 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दो। एनदर 50 लाख इन मार्च, तो भैया आगे के तुम जमा करो मार्च में या अप्रैल में, बट 50 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, उसकी ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स, तो भैया टोटल कैपिटल गेन था आपका 120 लाख रुपए का। नहीं सर, तो सेल्स वैल्यू थी, सेल्स वैल्यू में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटा लीजिए, ये आ गया आपका LTCG में से एग्जेम्पशन अमाउंट हटा लीजिए, ये आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। तो हमसे पूछ क्या रहा है? लायबल टू टैक्स यानी चार्जेबल टू टैक्स। तो 52 लाख इज योर करेक्ट आंसर। 52 लाख रुपए बेटा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लैंड और बिल्डिंग और बोथ इफ ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 shall be treated as a long term capital asset if it is being held immediately prior to the date of transfer more than, किसके बारे में बात कर रहा है? जमीन के बारे में बात कर रहा है। अगर 24 महीने से पुरानी जमीन हो गई तो सर वो हमारी क्या मानी जाएगी? वो हमारी सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 19 की बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे पहले 36 महीने हुआ करता था, बट हमें कुछ का मतलब नहीं है उससे। हमारे लिए 24 महीने की से पुरानी जमीन लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। ये धरती मेरी माँ है। Base year for the purpose of calculation of indexed cost of acquisition or the cost of improvement in respect of long-term capital asset acquired prior to 1 April 2001 shall be taken as 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर लिया गया तो बेस ईयर क्या होगा सर? 2001 से 2002, यानी इसलिए हम 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लिया करते हैं।
यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं, 10 मिनट के अंदर आपने 10 12 15 एमसीक्यू करा दिए हमें एग्जाम में। अगर ऐसी स्पीड आ जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। अगर इस वीडियो को 3 बार आपने देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट, आपके क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यूज आपका साथ देंगे एग्जाम तक। B joined Avatar and Company as a partner on 1st June 2022. He contributed his vacant land in the firm as his capital, which was recorded in the books at 5 lakh rupees. The land was inherited by B from his father in a fair market value on the date of birth 2 lakh. The land was originally acquired by his father in August 2005 for 1 lakh. The fair market value on 1st June 2022 was 10 lakh. The full value of consideration received as a result of transfer of land B as capital would be taken as. वैसे तो हमेशा हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वाली फेयर मार्केट वैल्यू लगाते हैं, बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन के टाइम पर एक एक्सेप्शन है कि जितना अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है उतना ही अमाउंट हम लोग सेल कंसिडरेशन का मानते हैं। यानी 5 लाख इज योर करेक्ट आंसर, ना 2 ना 1 ना 10। क्यों? क्योंकि सर ऐसे केस में अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म एज रिकॉर्डेड एज कैपिटल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, जो भी कैपिटल पार्टनर ने लगाई है उसी को माना जाता है। तो हमारे इसलिए मैंने इस पर सर्कल लगा दिया। ये काम की चीजें सीधे प्रोविजन को हिट करती है। आगे बढ़ते सर, कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कैपिटल एसेट एक्सक्लूड करती है, मतलब किन किन को हटा देती है, किन किन को बाहर फेंक देती है। यानी कैपिटल एसेट्स के नाम पर अगर आपको याद होना चाहिए तो सिर्फ ये लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ याद होनी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग जी सर। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स और आपका और डेप्रिशिएबल एसेट्स। बस इसके अलावा जो भी चीजें बेटा सब बाहर है। यानी स्टॉक एंड ट्रेड बाहर है, पर्सनल इफेक्ट्स बाहर है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वो है ही नहीं है सर। ज्वेलरी एक्सक्लूड्स मतलब इंक्लूड वाली बात पूछ रहा है, क्या चीज इसके अंदर आती है? तो सर ज्वेलरी जो है वो कैपिटल एसेट्स के अंदर आती है अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह नहीं रखी है। यानी ज्वेलरी की मैंने एग्जांपल दिया था राहुल भैया वाला, आपको राहुल ज्वेलर्स वाला। आगे बढ़ते हैं सर। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 242 अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड होता तो 1 साल, अनलिस्टेड है तो 24 महीने। आपके अपने फेवरेट 24 महीने। देखो सेकंडों में हो रहे हैं एमसीक्यूज, बस याद होना चाहिए प्रोविजन आपको। रजत परचेज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज 5 लाख इन अप्रैल 21 एंड सोल्ड द सेम फॉर 5.5 लाख इन जुलाई 2022। टैक्सेबल कैपिटल गेन क्यों आएगा भैया? रजत अपने पर्सनल यूज के लिए कार ले रहा है, कार ले, घोड़ा ले, गाड़ी ले। बिजनेस के लिए लेता तो डेप्रिसिएशन लगाता, डेप्रिसिएशन लगाता तो डेप्रिशिएबल एसेट होता, डेप्रिशिएबल एसेट्स होता तो सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता। ऐसे केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, डब्ल्यूडीवी को माइनस कर देते हैं, सेल वैल्यू को पूरा रख, सारा पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया आपने, हम समझ गए। इस केस में कुछ भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बहुत खूबसूरत बात। Dr. Sen sold a vacant land to Mr. Roy for 36 lakh for stamp duty value purpose. The value of land was 41 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर्पस के हिसाब से 41 लाख मानी जा रही है। 10% का वो लगा दो सर, 39,60,000 आएगी। यानी ये पार कर गया है, 41 लाख ही ली जाएगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख है तो कैपिटल गेन चार्जेबल हुआ। बेटा 36 और 41 में चॉइस होती है। अगर यहाँ 37 होता, 38 होता, 39 होता तो मैं 36 लेता। याद होगा आपको 110% वाला प्रोविजन। जी सर याद है हमको। यहाँ पर 41 लाख माइनस 20 लाख सीधा सीधा करेंगे और 21 लाख रुपए आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। 21 लाख इज योर करेक्ट आंसर, इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो बच्चे 36 लाख लेंगे वो गलत हो जाएंगे। यहीं पर सेक्शन 50C लग रहा है जो भी पीछे पढ़कर आए थे लैंड और बिल्डिंग के लिए। एक थ्योरी क्वेश्चन था, एक एमसीक्यू हो गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इनकम इज चार्जेबल एज कैपिटल गेन, इनमें से कौन सी चीज कैपिटल गेन में चार्जेबल होनी चाहिए? सर पर्सनल ज्वेलरी हाँ होती है, पेंटिंग सर होती है, ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर यूटिलाइज फॉर पर्सनल यूज सर नहीं होती है, ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन बिल्कुल होती है। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये तीनों चीजें हमारी कैपिटल गेन में चार्ज होती हैं। राधे सोल्ड हिज हाउस ऑन 11 अगस्त 2022 80 लाख रुपए का। द वैल्यू अप्लाइड बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इज 100 लाख। यानी अगेन 80 से ऊपर गए 88। ही डिस्प्यूटेड द वैल्यूएशन इन द डिपार्टमेंट वैल्यूएशन सेल मेड द वैल्यूएशन ऑफिसर। ऊपर जाएगा तो नहीं लिया जाएगा, नीचे वाली ली जाएगी। द वैल्यू टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एज एक्सपर्ट सेक्शन 50C इज 100 लाख। कम होता तो भैया तेरी अपील मानी जाती, पर ज्यादा हुआ तो तुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सेक्शन 50C के हिसाब से 100 लाख ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। Drafen Private Limited engaged in steel industry acquired a vacant piece of land on 15 मई 2020. The company sold the said land in December 2022. The profit earned दिसंबर 2022, 15 मई को खरीदी है 20 में और दिसंबर 2022 में बेच दी है। यानी 2021 15 2022 15 यानी 2 साल से पुरानी ज्यादा लैंड हो गई। इसका मतलब कैपिटल गेन अराइज होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चाहे वो स्टील वाला खरीदे, चाहे प्लास्टिक वाला खरीदे, चाहे मशीन वाला खरीदे, चाहे पेन बनाने वाला, चाहे कंपनी, या वो मजाक वाला बजाय मौज मस्ती वाला बंदा हो, सबके केस में बेटा एलटीसीजी अराइज होगा। क्योंकि जमीन जो है 2 साल पुरानी हो जाती है तो बड़ी जमीन हो जाती है, वो एलटीसीजी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं सर। कपिल देव इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। कपिल देव सर वो तो मैच खेलते थे। डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2022 6,88,000 6,88,000। द एंटायर प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 30 मार्च 2023। यानी पूरा का पूरा सारी की सारी मशीनें बेच दी, चाहे कम में बेचो या ज्यादा में बेचो। एसटीसीजी एसटीसीएल अराइज होगा। यानी ब्लॉक सीजेस टू बी एग्जिस्ट हो गया तो बेटा एसटीसीजी एसटीसीएल अराइज होगा।
द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन की 14,65,000 रुपए जब 5 अप्रैल 2019 को खरीदी थी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कोई काम नहीं है, बिकॉज यहाँ एसटीसीजी अराइज होगा, एसटीसीजी अराइज होगा और एसटीसीजी अराइज होगा। तो एसटीसीजी कैसे अराइज होगा सर? इन दोनों के बीच की वैल्यू का डिफरेंस ले लो। 7,80,000 इज योर सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड WDV इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इसको फिट कर देंगे। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा माय दोस्त 92,000 इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पहले ही बताया था डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज करती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज नहीं करती है। आगे बढ़िए। Whenever there is a transfer of a capital asset by a partner to the firm by way of capital contribution or otherwise, the consideration of such transfer of capital as per income tax act, अभी हमने पढ़ा था वो वैल्यू जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं। द वैल्यू ऑफ द एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये पढ़ा था हमने सेक्शन 49 में, जहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खोजते थे, देखते थे और सीखते थे। द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं सर, बहुत फास्ट चले हैं आप। चलिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एसेट, इनमें से कौन सी चीज कैपिटल एसेट है सर? मारुति डीलर होल्डिंग कार्स फॉर सेल, भैया स्टॉक है। मारुति डीलर हैज होंडा सिटी कार फॉर हिज पर्सनल यूज, सही, पर्सनल यूज है, तो डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है। ज्वेलरी हेल्ड बाय ए ज्वेलर फॉर हिज पर्सनल यूज, घर पर रखी हुई है। ज्वेलरी हेल्ड बाय ए ज्वेलर फॉर हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, एसआईटी बेटा स्टॉक एंड ट्रेड होता है। तो ज्वेलर ने जो अपनी बीवी के लिए ज्वेलरी रख रखी है, जो गहने पहनकर शादियों में जाती है और बर्बादियां करवा देती है, वो उसकी कैपिटल एसेट होती है। द अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम फैमिली पेंशन, सर अदर सोर्स के एमसीक्यू शुरू हो गए, ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। 25 एमसीक्यू हमने कैपिटल गेन के करे, सारे सेक्शन 49, 48, 50 कैपिटल एसेट वाला, ठीक है, ट्रांसफर वाला, सभी सेक्शन कर लिए हम लोगों ने। तो सर ऐसे केस में कौन सी चीज फैमिली अमाउंट डिडक्टेबल, मतलब सर एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, तो 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर होता है, तो 10,000 तो आएगा ही नहीं। 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, बच्चा जानता है। फैमिली पेंशन के केस में इस टाइप का एक एमसीक्यू भी मैंने न्यूमेरिकली डाला हुआ है। अक्षय रिसीव द गिफ्ट ऑफ 35,000 ईच ऑन 22 मई 2022 फ्रॉम हिज 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों से उन्होंने 35,000 रुपए लिए। तो अगर बेटा तूने 50,000 भी ले लिए मिलाकर, तो तेरे भैया टैक्सेबिलिटी तेरे पास आ जाएगी। तो इतने गिफ्ट ले रहा है, यानी ये तेरा ही पैसा है, ये तेरा ही पैसा है और तू वापस उनसे ले रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने पढ़ा था, रेसिपिएंट के केस में जो भी बंदा रिसीव कर रहा है उसके केस में इनकम चार्जेबल हो जाएगी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई दिक्कत नहीं सर। सर अगर ये अपने रिश्तेदार से, भाइयों से लेता, हाँ वो 22 रिश्ते जो भी हमने पढ़े उनसे लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपने पापा से, मामा से, चाचा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनमें से कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है टैक्सेबल? तो सर परचेज ऑफ हाउस फ्रॉम हस्बैंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सर हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे से इनएडिक्वेट क्या कुछ भी कर सकते हैं सर, फिर वो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या था, वो अलग चीज थी बेटा, उसमें इनकम चार्जेबल होती थी। परचेज ऑफ पेंटिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर एट इनवॉइस लेस देन, सर रजिस्टर्ड डीलर है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैश गिफ्ट फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, बेटा मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज हो जाएगी। सर इसमें भी नहीं हो सकती और इसमें भी, क्योंकि 43 CA नहीं लगता वहां पर, और यहाँ पर तो सर घर की बात है, रिश्तेदारों वाली बात है, यहाँ पर भी नहीं लगता। सबसे खास रिश्ता तो यही है। राजीव एज 28 ईयर्स, कैश गिफ्ट मिल रहा है 2 लाख रुपए का ऑन द ऑकेशन ऑफ हिज मैरिज, इंक्लूड गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव 80,000। कोई फर्क नहीं पड़ता राजीव को कि वो कैश गिफ्ट रिलेटिव से मिले या नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, ऐसे दिन मिल रहा है जिस दिन उससे हम कुछ कह नहीं सकते। वो देश का सबसे ज्यादा हिम्मत वाला काम करने जा रहा है, अभी तो सीजन भी चल रहा है, वो राजीव भैया कर सकते हैं। ये राजीव भैया वेलकम वाले लग रहे हैं, जो अपने मामा की बात मानकर बढ़िया से बढ़िया लड़की संजना से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए इनको मिले हैं सर, इज इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी विनिंग। विनिंग मतलब अभी तक इस पर टीडीएस काटा नहीं गया और बोल रहा है नो टीडीएस, तो वुड भी कितना होना चाहिए? तो ऐसी इनकम पर बेटा कितने % टैक्स लगता है, कोई मुझे बताएगा? सर 30%। 30% का मतलब 90,000 रुपए। क्या 90,000 ऑप्शन में है कहीं? सर नहीं है, 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा इसलिए क्योंकि 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 4%? बेटा वर्ड क्या बोल रहा है, नेट टैक्स लाइबिलिटी, या जो भी पैसा उसको देना बनता है। 9 चक्के 36, 3,600 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 93,600। सिर्फ आपको याद रखना था विनिंग फ्रॉम लॉटरी की टैक्स रेट, उसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अमित रिसीव्ड 70,000 बीइंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, हिज ग्रॉस विनिंग, सर 70,000 मिले हैं और 30% वो टैक्स के कटवा के आया। रिसीव्ड और विनिंग में बेटा फर्क समझाया था। रिसीव्ड वो पैसा होता है सर, कब समझाया था बेटा? हमने समझाया था ये आपको जब हम वन शॉट वीडियोस कर रहे थे। तो 70,000 इंटू 100/70, 1 लाख रुपए का आपने लॉटरी जीता होगा, 1 लाख रुपए का आपने लॉटरी जीता होगा, इसलिए 70,000 आपको मिले, 30% टीडीएस कट गया, तो विनिंग जो है लॉटरी की वो 1 लाख रुपए।
अग्नि प्राइवेट लिमिटेड इशूड 10 रुपए वाला शेयर एट 40 रुपए, यानी सर वही वाली चीज आ गई, जब हम फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का शेयर बेचते हैं तो जितना भी बेचते हैं वो कंपनी के एंड में टैक्सेबल हो जाता है शेयर प्रीमियम। फेयर मार्केट वैल्यू सर क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, क्लोजली हेल्ड। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज एसेटेड एट 25 रुपए पर शेयर, तो 40 में से 25 माइनस कर दीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जो पैसा ले रहा है 15 रुपए, कितने शेयर्स का, 1 लाख रुपए का, ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी बेटा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेक्शन 56 की बात है ये। 15 लाख इज चार्जेबल टू टैक्स। कुछ बच्चे 40 लाख या 30 लाख करेंगे तो बेटा वो गलत है, सिर्फ 15 लाख ही इसका आंसर है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा जो ले रहा है अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से। आगे बढ़ते हैं सर। लोकेश 62 ईयर्स के फॉलोइंग गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं ऑन द ऑकेशन ऑफ हिज बर्थडे। कैश गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर 30,000, गोल्ड चेन फ्रॉम यंगर सिस्टर, भैया कैश गिफ्ट एल्डर ब्रदर से तो ले सकता है, कितना भी ले सकता है। गोल्ड चेन फ्रॉम यंगर सिस्टर मार्केट वैल्यू होने दो उसके 38,000, यंगर सिस्टर उनकी खुद की ही बहन है। कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, नॉन रिलेटिव, सर ये कब ले रहा है, बर्थडे पर। बर्थडे पर भैया एग्जामिशन नहीं है, बर्थडे तो सब मना लेते हैं, शादी करना बड़ा मुश्किल काम है, शादी पर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे पर लेते हो तो दिक्कत है, टैक्सेबल होगी। बट फ्रॉम नॉन रिलेटिव 45,000 तो ये भी बच जाएगा। परचेज शेयर्स फ्रॉम यंगर ब्रदर 1 लाख वाले में मार्केट वाले तो शेयर 35 होने दो, क्योंकि सब भाई बहनों में चल रहा है, और ये यंगर ब्रदर से चल रहा है, ये यंगर सिस्टर से, एल्डर ब्रदर से, यंगर सिस्टर से, कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये हो सकती थी अगर 50 से ऊपर पार हो जाती, बट हुई नहीं, निल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। वैसे भी ऑप्शन नहीं है 45,000 वाला, अगर आप इन सबको जोड़ते हो इसका मतलब आपने रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट्स। चलिए सर, द फैमिली ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉइज इज रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉयर फाइनेंशियल 22-23, कंप्यूट द इनकम टू बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ फैमिली मेंबर एंड आल्सो स्टेट अंडर व्हिच हेड द इनकम इज चार्जेबल। भाई इनकम तो चार्जेबल होगी अदर सोर्स के हेड में, बट कितनी होगी ये कौन बताएगा। सर 12,000 रुपए अगर पर मंथ मिल रही है और कोई डेट नहीं दी है तो मानेंगे पूरे साल की मिल रही है, पूरे साल की होती है 12,000 इंटू 12 1,45,000, इसकी 1/3 निकालोगे तो बेटा 48,000 आएगी, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15,000, यानी 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, इन दोनों की क्या है वो। सर 1/3 किसका है बेटा, 1/3 सर इसका है जो मिला हुआ अमाउंट है, इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए भी थे। तो सिर्फ 15,000 रुपए एग्जेम्प्ट कर दो, डिडक्टेबल होगी, और बाकी की क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स। 1,29,000 रुपीज। मेरे बच्चे कहाँ गया, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हटाइए। वेंकटेश हैज रिसीव्ड 35,000 फ्रॉम ईच ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स ऑन 14 फरवरी। अरे भैया कौन से दिन मिला है इसको गिफ्ट, और अपने दोस्तों से, मेल से या फीमेल से मेल से, ऑन द ओकेशन ऑफ हिज, अरे मैरिज एनिवर्सरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैरिज होनी चाहिए, ऑफ द सेट सम इन द हैंड्स ऑफ वेंकटेश। भैया 35 दूनी 70, दोबारा से सेम टू सेम आ गया 35 दूनी 70, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी कर कंफ्यूज कर रहा है आपको, बर्थडे बोले मैरिज एनिवर्सरी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैरिज नहीं होनी चाहिए बस। तो 35 नहीं होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए, ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो 70,000 रुपए चार्जेबल टू टैक्स, 35,000 फ्रॉम ईच ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स, ईच ऑफ हिज 2 फ्रेंड मतलब 35,000, ईच ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स 70,000 इज चार्जेबल टू टैक्स। आगे बढ़ सकते हैं क्या, जी सर। At the time of fixation of marriage of Yash on 10 June 2022, his father Sundar gifted land to his would be daughter-in-law. would be मतलब अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है, बहुत बढ़िया। The marriage was held on 21 जनवरी 2022, ये 10 जून को दे दी थी और ये 21 जनवरी 2022। मुझे कुछ खतरा लग रहा है यार, फिक्सेशन ऑफ मैरिज मतलब। अच्छा ये बेटा ये जो जमीन है वो 21 जनवरी को दी थी, शादी हुई है 10 जून 2022 को। इनकम एक्रूइंग ऑफ लैंड आफ्टर मैरिज शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, भैया उन्हीं के एंड में टैक्सेबल होगी, किसके, रश्मि के। क्यों सर, ये अगर बहू बन जाती उसके बाद देता तो क्लबिंग वाला प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता था सन इन लॉ की वाइफ को, ठीक है, डॉटर इन लॉ को मतलब सन की वाइफ को, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ रश्मि के हैंड में टैक्सेबल होगी बेटा, न यश के में न सुंदर के में। यश से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, यश कौन है, यश उसका बेटा है, सुंदर उनके पिताजी हैं, तो यश के रश्मि के हैंड में टैक्सेबल होगी, मंदाना है यानी। चलिए, अच्छा तो फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इनमें से कौन सी चीज टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती है। सर कैजुअल इनकम शामिल होती है, इनकम रिसीव्ड इन काइंड शामिल होती है, गिफ्ट ऑफ पर्सनल नेचर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रिसीव्ड इन कैश, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रिसीव्ड इन कैश। तो 50,000 रुपए तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, 50,000 से ऊपर टैक्सेबल होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर टू पवन एट 18 पर शेयर व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 11 पर शेयर। तो 18 में से 11 गए, 7 रुपए का टैक्स इम्प्लीकेशन आ जाएगा, 7 × 10 70,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो 20,000 10,000 बिल्कुल नहीं, 70,000
कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में टैक्सेबल हो जाएंगे। अभी अभी किया था 1.5 लाख वाला क्वेश्चन। A lady received gifts worth rupees 1 lakh from her relatives as defined under section Income Tax Act 1961 and 60,000 from her office colleague on her marriage anniversary। बेटा एनिवर्सरी पर खास फोकस करना, आपका एग्जाम बहुत क्वेश्चन देता है मैरिज पर। वो सोचता है मैरिज और मैरिज एनिवर्सरी एक जैसा चीज है, नहीं, मैरिज साल में एक बार होती है, जिंदगी में एक बार होती है, और एनिवर्सरी हर साल होती है। तो एनिवर्सरी को छूट नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ मैरिज को छूट दी है। बेटा आप शादियों पे गिफ्ट लेते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टैक्सेबल अमाउंट बताओ कैपिटल गेन में कितना जाएगा, तो 60,000 भैया टैक्सेबल चला जाएगा। और वो मौसी जी से गिफ्ट मिला है वो टैक्सेबल, मतलब मौसी से कहा डिफाइंड अंडर सेक्शन, किसी भी रिलेटिव से मिलाओ, आगे बढ़ जाते हैं सर। राम भैया अपनी बात आ गई है। फ्रॉम रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ इक्यावन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑन द ऑकेशन ऑफ हिज 50th बर्थडे। भैया क्या मतलब है, तुम्हारा 50वां हो, 100वां बर्थडे हो, नन ऑफ द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा 51,000 का। 51,000 कहाँ है? किसी किसी बच्चे को 1,000 लगता है, सोचता 50,000 माइनस हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कैजुअल इनकम की काय बात की 5,000 रुपये माइनस कर दूंगा, है मौज ले रहे हो तुम बिना बात की, कुछ भी माइनस वाइनस नहीं होगा यहाँ से। आर एस टेकन अ हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट द सेम टू जी। आर ने एक घर लिया और उसको किराए पर दे दिया जी को, तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आर का खुद का घर होता तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता, सबलेट वाली चीज अदर सोर्स में। सर इतने आसान एमसीक्यू आ सकते हैं? बेटा बिल्कुल आ सकते हैं, आते हैं, आएंगे। Rakesh acquired a motor car of 3 lakh from his friend when the fair market value of the motor car was 5 lakh. The amount liable to tax in the hands of Rakesh का। भैया इस केस में नहीं जाएगा, कैपिटल एसेट होती तो होता, इस केस में कुछ भी नहीं होगा। मोटर कार 5 वाली 3 में बेच दो, 3 वाली 2 में बेच दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नहीं पर्सनल यूज में रखी हुई है। ठीक है, नॉन रिलेटिव हो या रिलेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इन द हैंड्स ऑफ राकेश। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निलय Miss Lakshmi received 60,000 by way of family pension from state government. The amount of family pension eligible, तो भैया इस केस में दोबारा से करना पड़ेगा एमसीक्यू जैसे पहला वाला था। 60,000 लेस कितना कराएंगे बेटा? 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर। 1/3 कितना है बेटा? 1/3 आता है 20,000। तो भैया सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही हमारा डिडक्ट हो पाएगा, क्योंकि विच एवर इज लोअर वाला प्रोविजन लगता है यहाँ पर। वो चीज़ें मैंने ज़्यादा कराई हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आती हैं। ठीक है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस, बिकॉज रैपिड रिवीजन का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराइए आप। 45,000 सर पूछ क्या रहा है? फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर एग्जामिशन पूछ रहा है सर, खाली ये पूछ रहा है। ठीक है, दोनों टाइम अगर वो टैक्सेबल पूछता तो 45 आंसर होता, वो तो सही है। ठीक है, एलिजिबल फॉर एग्जामिशन पूछता तो बेटा मैक्सिमम 15,000 होती। सर फिर तो डायरेक्ट 15 मारे नहीं बेटा, अगर यहाँ 40,000, अगर यहाँ 30,000 मिली होती तो 1/3 कितना होता? 10,000। तो उस केस में 10,000 ही एग्जाम करा पाते आप बस। आगे बढ़ते हैं सर। इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शरत अ सैलरीड एम्प्लॉयड द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर डिविडेंड की इनकम चार्ज होती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी चार्ज होती है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज चार्ज होती है। तो सर बची कौन सी है? इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी। सर वैसे तो ये भी यहीं पर चार्ज होती है जितना हमको पता है, तो सर सेकंड वाली क्या छूट जाएगी? सर इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी। सर इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी बेटा अगर इसका ये बिजनेस नहीं है, सैलरीड एम्प्लॉयड है ये, तो यही है, ये भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जब वैकेंट लैंड वहां जाती है, ऑल द फोर अबव, तो चारों जाएंगे बेटा, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी, लॉटरी और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आगे बढ़ जाते हैं सर। बाबूलाल won a prize of 1 lakh in Rajasthan state lottery and lottery department paid him 70,000 after deduction of TDS of 30,000. He had purchased lottery tickets of 8,000। बिल्कुल भी the amount chargeable tax in the hands of बाबूलाल under other source। 1 लाख का 1 लाख चार्जेबल होगा, वो 30,000 का लास्ट में टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इसका टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा कि भैया पहले से जमा कर रखा है। 8,000 रुपए लॉटरी, भैया तुमने 50 लाख की खरीदी हो तब भी माइनस नहीं करने देंगे, ऐसे केस में एक्सपेंसेस क्लेम नहीं किए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से आराम से चल रहे हैं हम लोग। अंडर दैट पीजीबीपी, भैया अदर सोर्स, पहले कैपिटल गेन आया, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर पीजीबीपी, तीनों हेड्स एक दूसरे से मर्ज है। पीजीबीपी में सेक्शन पढ़ाया जाता है आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स वाला, और डेप्रिशिएबल का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। वहीं पर अगर आपकी जमीन सस्ते में बिकती है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, जो बचा हुआ अमाउंट होता है। तो तीनों सेक्शन आपस में मर्ज है, तीनों चैप्टर आपस में मर्ज है। अंडर दैट पीजीबीपी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट शुड बी फॉलोड बाय एसएससी, कोई भी कर सकता है, कैश या मर्केंटाइल। कैश कौन सा होता है सर? जहां पर पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। मर्केंटाइल कौन सा होता है सर? एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जहां पर हम लोग अपने क्या बोलते हैं एक्रूड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब का ट्रीटमेंट करते हैं प्लस माइनस करके, वो मर्केंटाइल सिस्टम। तो कैश और मर्केंटाइल सिस्टम एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, पर हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा। हाइब्रिड क्या होता है? हो सकता है एक्सपेंसेस को हम एक्रूवल बेसिस पर चला रहे हो और इनकम को कैश बेसिस पर चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सर। एकता प्राइवेट लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1 लाख 100 लाख
फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन बिहार। ठीक है, द एक्विजिशन एंड यूज फ्रॉम 1 जनवरी 2022 द एसएससी इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। 100 लाख रुपए की बेटा उन्होंने क्या खरीदी है, हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन बिहार, मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है और 1 जून को खरीदी है। तो बेटा 4 अक्टूबर से पहले खरीदोगे तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 लाख। सिर्फ एडिशनल पूछ रहा है आपसे बेटा, सिर्फ क्या पूछ रहा है आपसे, एडिशनल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन एसएससी एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 लाख रुपए। ठीक है, 35 लाख होता है आंसर कब, जब वो इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलता है, तो कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लगेगा और वो भी लगेगा। तो 20 लाख है आंसर इसमें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, अ कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च लैंड 5 लाख, बिल्डिंग 10 लाख और इक्विपमेंट 7 लाख। द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 35। सर बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स का मिल जाएगा, जमीन का नहीं मिलता। तो 10 और 7 17 लाख इज योर करेक्ट आंसर। 17 लाख इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not deductible while calculating taxable income? इनमें से क्या डिडक्टेबल नहीं होता, जीएसटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, लोकल टैक्सेस होता है, इनकम टैक्स नहीं होता बेटा, इनकम टैक्स नहीं होता सर, इनकम टैक्स नहीं होता, ना इसकी इंटरेस्ट ना इसकी पेनल्टी। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, 35 वाले सेक्शन में है इसके अंदर कहानी। 35 ABB है शायद, ठीक है, जितना मुझे याद है ABB है टेलीकम्युनिकेशन का। तो 5, 10, 15 कुछ नहीं चलती इसमें। ओवर द पीरियड ऑफ द लाइसेंस, जितने साल का लाइसेंस होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन नाम की चीज आपने यहीं पर सीखी थी। आगे बढ़ते हैं। वरुण लिमिटेड पेड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 6 लाख एंड ओमिटेड टू डिडक्ट टैक्स। भैया टैक्स काटना तुम भूल कैसे गए, मुझे बताओ, टैक्स काटना तुम भूल कैसे गए? तो भूल गए हो तो भैया देखो, आपको 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 6 लाख का अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया तो पूरी डिडक्शन नहीं मिलती, पर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया है। सर कैसे पता चलेगा भैया, टेक्निकल सर्विसेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड कहीं नहीं लिखा, नॉन रेजिडेंट है तो रेजिडेंट ही मानो। 6 लाख का 30% 1,80,000 आपको डिडक्ट नहीं करने दिया जाएगा। जब आप टैक्स काट दोगे या टैक्स काट कर जमा कर दोगे या अपने से जमा कर दोगे, तब आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा 180 का। नेक्स्ट, रंगा एंड कंपनी हैड ऑन प्लांट एंड मशीनरी यूज रिटन डाउन वैल्यू 12 लाख, बहुत बढ़िया बात है। इट एक्वायर्ड 2 प्लांट्स ऑन 31, 6 लाख रुपए के 2 प्लांट और खरीदे। द एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट इज 15%, द एलिजिबल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप। तो सही है, 12 लाख प्लस 2 लाख 3 नवंबर को खरीदा है, मेरी बात समझो। इसमें डेप्रिसिएशन कुछ ऐसे निकाल लेते हैं। देखो पुराने वाले जो प्लांट है उसमें से अगर कुछ भी नहीं बिका तो फॉर्मेट ब्लॉक ऑफ एसेट नहीं बना रहा हूं मैं, एड लेस कुछ नहीं, सेल प्राइस लेस करा दूं। 12 लाख का 15% पूरा 1,80,000 का डेप मिलेगा जी सर, क्योंकि डेट 3 नवंबर है बेटा। 3 नवंबर का मतलब क्या, 4 अक्टूबर के बाद जो भी खरीदोगे आप उस पर आधा डेप हो जाएगा, आधा डेप। तो 6 लाख पर आपको जो नए वाले प्लांट खरीदे हैं उस पर 15% की जगह मिलेगा 15% का आधा, और इसी पर आपको 6 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल वाला वो भी मिलेगा आधा। ठीक है, तो 6 लाख का 15% 9 लाख, 9 लाख का आधा हो गया 4,50,000, 45,000, क्या बोल रहा हूँ 4 लाख। 6 लाख का 15% 90,000, 90,000 का आधा 45,000। 6 लाख का 20% 1,20,000, 1,20,000 का आधा 60,000। तो 1,80,000 और 2 लाख 1,05,000 टोटल डेप मिलेगा बेटा 285। सर कैसे निकाला आपने? पुराने वाले में से अगर कुछ बिका है तो बेटा उसे माइनस कर 15%, उस पर तो एडिशनल डेप मिलेगा नहीं। नए वाले पर अगर 4 अक्टूबर से पहले ही कहानी है तो पूरा डेप्रिसिएशन लो 15 और 20, पर यहाँ आधा आधा हो जाएगा, 15 का आधा और 20 का आधा, वही 7.5 और 10%। ठीक है, 2,85,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, इसलिए हमने ऐसा किया। पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन था सिर्फ, तो डायरेक्ट ले लिया। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 22 सीजन पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स ऑन 1 फरवरी 2023 हैविंग कॉस्ट ऑफ 100 लाख। सर इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन कब से मिलने लगा? हम तो ये कह रहे हैं इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन थोड़ी ना मिलेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग पर थोड़ी ना मिलेगा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है। तो तुम गारमेंट्स बनाओ या कुछ भी बनाओ, ना 5 मिलेगा, ना 10 मिलेगा, ना 20 मिलेगा। सर फैक्ट्री बिल्डिंग पर नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदने पर। आगे बढ़ते हैं। एसएच मेड द 3 डिफरेंट कैश पेमेंट्स ऑफ 10,000, 10,000 एंड 11,500 टू अ सप्लायर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल ऑन 11 सितंबर। द पेमेंट वर मेड। सर सेक्शन 40A3 आ गया, यानी कैश पेमेंट्स अगर आपने 10,000 से ऊपर किए एक दिन में एक बंदे को, तो भैया वो डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो 10, 10, 20 और 11,500 31,500 का पेमेंट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेक्कन लिमिटेड इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 16 लाख एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फॉर सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्टिंग 100 लाख, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर द अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन अवेलेबल एज डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर असेसमेंट ईयर 23-24। सर ऐसे केस में 16 लाख और 1/5, इसका 1/5 लेते हैं। ठीक है, 5% या इसका 5% लेते हैं बेटा। 16 लाख और 5% विच एवर इज लोअर, तो 5 लाख जो है विच एवर इज लोअर में आएगा। सिर्फ 5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी।
जिसका 1/5 प्रीलिमिनरी का सेक्शन 35D में आप डिडक्शन ले सकते हो, तो हर साल 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। सर जो 11 लाख हमने फ्री फंड के खर्च करे उसका कोई डिडक्शन नहीं है, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए था। आपको मैक्सिमम डिडक्शन बेटा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही मिलता है। ऐसे केस में आपको सेक्शन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 5 लाख का 1/5 हो गया 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। अ मशीन ओन्ड बाय एबीएन कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू XYZ एंड कंपनी ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर ₹5 lakh on which actual cost and WDV was of 3 lakh and 2 lakh respectively. However, the fair market value on the date of transfer of the machine was 4 लाख रुपए। एक मशीन खरीदी है एबीएन कंपनी ने, ट्रांसफर कर दिया XYZ कंपनी को ऑन 1 जनवरी 2023 को 5 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट जिसकी थी और WDV 3 लाख रुपए की। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर करिए XYZ को 1 जनवरी 2023 को फॉर ₹5 लाख, ऑफ विच एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV 3 लाख एंड 2 लाख, यानी ये इसकी पुरानी कीमत है और ये इसकी नई कीमत है। हाउएवर द फेयर मार्केट वैल्यू इन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मशीन वाज 4 लाख। XYZ कंपनी विल बी अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन सच मशीनरी बाय टेकिंग वैल्यू देयरऑफ। जो खरीदने वाली कंपनी है वो किस पर लेगी सर, वो सिर्फ 4 लाख पर लेगी। ये जुगाड़ है इनकी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बनाने की। इस केस में सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू चलेगी मशीन की। लैरी जेम्स कंपनी इंगेज इन मेडिसिन मैन्युफैक्चर एक्वायर्ड ऑन 22 नवंबर 2022 एक पेटेंट खरीदा है इन्होंने भैया बाय पेइंग 100 लाख रुपए। दिस इनेबल्ड लैरी जेम्स कंपनी टू मैन्युफैक्चर गार्नर अ प्रोडक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीजेस। हाउ मच इज द एलिजिबल। तो भैया जो पेटेंट तुमने 22 नवंबर 2022 को खरीदा है, क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद की बात है, 100 लाख रुपए पर 25% का डिडक्शन मिलता है। पेटेंट्स के केस में गुडविल को छोड़कर सभी इंटेंजिबल एसेट्स पर 25% का डेप्रिसिएशन रेट है, पर मिलेगा आधा। सिर्फ 100 लाख का 25% होता है 25 लाख और उसका आधा होता है 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपीज का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर इस पर एडिशनल नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है बेटा। According to section 35(2)(a), the amount of deduction to be claimed for the sum paid to a national laboratory for carrying out scientific research, actual amount या 100%, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। एक्चुअल अमाउंट या 100%, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती। Or which is engaged in the management of growing the coffee in India, he derived an income from sale of coffee grown, cured and roasted and grounded. The determinant to is the income will be taxable in India. Assessee has not opted for section 115 BAC, यानी इस केस में सिर्फ 40% आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, 60% एग्जाम्प्ट होगी। मजे लो जिंदगी के। आगे बढ़ते हैं सर। गिरधारी अ रिटेल बिजनेसमैन एक्वायर्ड फर्नीचर ऑन 12 मई फॉर ₹10,000 इन कैश एंड 18 मई फॉर 35,000 एंड 40,000 बाय ए बियरर चेक एंड अकाउंट पे चेक। डेप्रिसिएशन अलाउबल फॉर असेसमेंट ईयर 2023 विल बी। डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होगा, तो सर 10,000 वाले पर तो हो जाएगा, 10,000 से ऊपर वाले पर नहीं होगा। 18 मई को और जो बियरर चेक से खरीदा, अकाउंट पे चेक से खरीदा होता तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इन पर डेप्रिसिएशन दोनों पर बाई ए बियरर चेक एंड अकाउंट पे चेक रेस्पेक्टिवली, तो इस पर तो भैया मिल जाएगा आपको डेप्रिसिएशन 40,000 का। डेप्रिसिएशन की रेट बताओगे बेटा 10%। कौन से दिन खरीदा है, एक 12 मई को खरीदा है 10 कैश में, एक 18 मई को खरीदा है, 2 18 मई को खरीदे। 40,000 का 10% और 10,000 का 10%। किस पर नहीं मिलेगा बेटा, जो बियरर चेक से खरीदा है। ये खरीदा है बियरर चेक से, पहले वाला पहले और बाद वाला बाद, इसका मतलब होता है रेस्पेक्टिवली। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज 5,000। वेयर द असेसी डज नॉट हिमसेल्फ कैरी ऑन साइंटिफिक रिसर्च बट मेक्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। सर अब सबका 100% हो गया है। ये पुराने जमाने के क्वेश्चन है, जब 125, 150, 175 हुआ करता था, अब 100% हो गया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल ऑन टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर। सर 40% होता है टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर के केस में, 40% आप टैक्सेबल करा सकते हैं। 40% आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 35 DDA टोटल एक्सपेंडिचर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज डिडक्टेबल। सर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है इसमें, 1/5 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में, VRS 1/5, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड बिजनेस। 35 AD वाले बिजनेस याद होगा आपको, एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग, ठीक है, बीज वैक्स, हनी बी, हॉस्पिटल, 100 बेड्स वाले, 3 स्टार होटल। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो होता है सर। लेदर की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं है सर। टूथपेस्ट बनाएंगे हम बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर तुमसे क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो 2009 से शुरू हुए थे हमारे बिजनेस। आंध्रा ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म पेड 80,000 एज कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस टू AKP एंड कंपनी। नो टैक्स वाज डिडक्टेड सोर्स फॉर द अबव सेड पेमेंट। द अमाउंट लायबल फॉर डिसअलाउंस कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। और 80,000 का 30% हटा दो, बस 24,000 रुपए डिडक्शन। भूले कैसे तुम, टैक्स काटना कैसे भूले तुम, क्यों TDS नहीं काटा आपने उनका, और नहीं काटा तो आप झेलो। आगे बढ़ते हैं सर। Where the payment of an expenditure claimed as deduction by an assessee carrying on business or profession other than who is in transport business exceeds 10,000।
अदर देन हुज ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज पेड भाई। भैया अकाउंट पे ही चेक से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक से करेगा काम नहीं बनेगा, अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से करेगा कोई दिक्कत नहीं, एनी मोड अदर देन कैश, ऐसा नहीं हो सकता, अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ठीक है। इट शुड बी पेड भाई, अगर करेगा 10,000 से ऊपर का पेमेंट तो ऐसे करेगा, नहीं तो मत कर। आगे बढ़िए सर। डीपीएम लिमिटेड कंस्ट्रक्शन स्टाफ क्वार्टर और उनको उन्होंने लेट आउट करा दिया, तो वैसे तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, पर क्योंकि इन्होंने अपने स्टाफ को दिया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगी ये। आगे बढ़ते हैं सर। अल्फा एंड कंपनी प्रॉपर्टी कंसर्न है जो कि 52 लाख रुपए का टर्नओवर है जिसका, यानी 44 एडी चलना चाह रही होगी, बैंकिंग चैनल से ले रही है 12 लाख रुपए, तो 52 लाख में से 12 लाख हटा दो बेटा, 40 लाख पर कम से कम 8% का हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, और बचे हुए 12 लाख रुपीस पर बेटा हम लोग 6% का प्रॉफिट। बैंकिंग चैनल यानी इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ले रहा है, गूगल पे फोन पे से ले रहा है, 40 का 8% होता है बेटा 3,20,000 रुपये मेरे बच्चे, और 12 लाख का 6% होता है 72,000 रुपये मेरे बच्चे, दोनों जोड़ेंगे तो 3,92,000 रुपीज़ जाएगा हमारा। तो ये हमारी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है हमारी 392। इसमें डायरेक्ट लगता है या ट्रेडिंग पेंडल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे कर सकते हो 44। WTV all block of asset depreciation at the rate 15% as on 1 April 2022 was 3 लाख। Out of the block, one machine was sold for 2 लाख। बहुत बढ़िया। On 1 July 2020, a new machine of 6 लाख added on 1 August 2022 was put to use only from 1 सितंबर। भैया इतनी तुमने बातें लिख रखी है, पुट टू यूज हमारे काम का है और पुट टू यूज 4 अक्टूबर से पहले का है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन 15% पूरा का पूरा मिलेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू इग्नोरिंग एडिशनल डेप, एडिशनल डेप को इग्नोर करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्योंकि बीच में पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट डाल दिया उन्होंने, WTV स्टार्टिंग में कहती बेटा 3 में से जितने की एसेट बीच से हटा दो, कितना आ गया 2, 1 लाख। अब क्योंकि नई वाली मशीन भी सितंबर में आ गई है तो उसमें जोड़ लो पूरी, अदरवाइज हम लोग क्या करते उस नई वाली मशीन का आधा डेप निकालते जैसे पहले निकाल रहे थे, ठीक है। तो 1 + 6 7 लाख रुपीज की मशीन हो गई हमारी। 7 लाख रुपीज का 15% आप सीधे सीधे निकालोगे तो 1,05,000 रुपए का आ जाएगा हमारा डेप्रीशिएशन। 1,05,000 का क्या आ जाएगा हमारा बेटा डेप्रीशिएशन, 1,05,000 का आ जाएगा हमारा डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। अ प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेयर द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सीड, मतलब बोल रहा है ऑडिट कराने पड़ेंगे भैया जब आप 50 लाख से ऊपर का एक्सीड करोगे, प्रोफेशन है बेटा, ये प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन है 44AB के अंदर कब ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफेशन का केस है बेटा ये, प्रोफेशन वाला। आगे बढ़ते हैं सर। एंटर द इनकम टैक्स सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर, भैया सैलरी पार्टनर को मिलेगी तो PGBP के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षित एक्वायर्ड फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। हर्षित ने फॉलोइंग बिजनेस है, गुडविल खरीदी है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 7 अक्टूबर 2022 को परचेस टेनेंसी राइट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 करोड़ रुपए इस पर मिल जाएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को खरीदी, 4 अक्टूबर के बाद खरीदी है, इसलिए इस पर मिलेगा 25% और 6 महीने का 1/2, 6/12 या 1/2। तो 25 का 25% होता है बेटा, 25 का 25%, 25 का 1/4 किया तो 6 4 6 44, 6 करोड़ 25 लाख, 6 करोड़ 25 लाख का आधा, 6 करोड़ 25 लाख का आधा होगा 3 करोड़ 1.25 लाख। करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। अगर ये 4 अक्टूबर से पहले की बात बोलता तो हम उसको पूरा 25% का डेप्रिसिएशन देते, गुडविल पर हम 1 रुपए का भी डेप्रिसिएशन देते जब 5,000 करोड़ की गुडविल खरीदी हो तुमने कभी भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और इसी के संग 2 मिनट की समरी में मैं क्या बताऊं, सारे प्रोविजन आपको बता दिए मैंने। इसके अलावा अगर वन शॉट देख लोगे और मजा दुगना नहीं हो जाए इस वीडियो का, 3 बार इस वीडियो को देख कर एग्जाम टॉप क्लास में कंप्लीट होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू टू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। अगली वीडियो और बेहतरीन वाली आने वाली है जहां क्लबिंग, रिडक्शन और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करा दूंगा, यानी एग्जाम आपका 60-70% कंप्लीट करा दिया मैंने इस रैपिड रिवीजन सीरीज से। बहुत छोटी छोटी बनाई है, बहुत प्यारी सी बनाई है, बहुत तेज बनाई है। बस इसके लिए प्रोविजन आपको सामने रखना है या पढ़कर है, जिस तरह मुझे याद है उस तरह आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।